हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। दिस इज मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं। बहुत ही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम काउंसलिंग करते हैं, और बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं जिससे उनको गलत कॉलेज प्रोवाइड हो जाता है। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और बच्चे कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जब हम कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा सुनो, जब हम ऑल इंडिया कोटा से भी लिस्ट बना रहे हो या फिर हम स्टेट की काउंसलिंग में भी लिस्ट बना रहे हो तो क्या चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एस्टेब्लिश्ड ईयर, यानी कि जो सबसे पुराना कॉलेज होता है उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है जब आप कॉलेज डिसाइड कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें बैचेस भी बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं। आपको एल्यूमिनाई कांटेक्ट मिलता है, कनेक्ट मिलता है। आपके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वहां पर पढ़ के निकल के उनका क्या फ्यूचर रहता है वो सब हमें समझ में आता है। वहां की फैकल्टी कैसी थी, वहां पर पेशेंट लोड क्या था। तो जब आप देखते हैं कि जितना भी कॉलेज पुराना होता है उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी हमें दिखती है कि कैसा वो कॉलेज एंड हॉस्पिटल निखर के आया है बीते सालों में। ठीक है, जितना ज्यादा वो पुराना होता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कॉलेज की। अगर मैं बात करूं पीजी की, बहुत सारे बच्चे इसको भी ध्यान में नहीं देते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप पीजी कोटा से, बच्चों ये कोटा है, अगर मैं ये बात देखूं कि जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे होते हो तो बहुत सारे बच्चों को ये देखना चाहिए कि वहां पर पीजी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जब आप यूजी कर रहे होते हो तब तो आपको पता होता है कि क्या 15% आपको यहाँ देखने मिलेगा, 85% आपको स्टेट काउंसलिंग में देखने मिलेगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप वहां पर पीजी भी है तो आप इंटरनल कोटा से भी पीजी वहां से कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीजी के एग्जाम कितने कठिन होते हैं। तो अगर आपने वहीं से यूजी किया हुआ है तो आप अगर वहीं से पीजी करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये अवेलेबिलिटी आपको देख कर ही वो कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, बाकी बात करूं मैं बॉन्ड सर्विसेज की। बॉन्ड सर्विसेज आप जानते हैं बच्चों, एक होता है आपका सर्विस बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं बताऊं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बारे में बताऊं बच्चों, तो सर्विस बॉन्ड मतलब होता है जब आप 4.5 साल के लिए जब आप एमबीबीएस करते हो तो उसके बाद आपकी एक ड्यूटी लगती है रूरल एरियाज में जो आपको करनी होती है कुछ सालों की। और हर एक स्टेट का अलग सर्विस बॉन्ड, अलग डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। तो सर्विस बॉन्ड वही है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 1 साल या 2 साल तक की। और अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो है महाराष्ट्र का जो सर्विस बॉन्ड है वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, अब आपको वहां नहीं देना होगा। बट बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहां आपको देना होगा। ठीक है, और डिसकंटिन्यूएशन की बॉन्ड की बात करूं तो मतलब अगर आप एमबीबीएस बीच में ही छोड़ देते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि कम से कम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड्स भी आपको देखना होगा। अगर आप कभी सोच रहे हो कि मैं 1 साल के बाद अगर मैं कॉलेज चेंज किया तो मुझे क्या पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि एक एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं आगे फिर से नीट एग्जाम दूंगा और फिर दूसरे अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में जा सकता हूं। तो ऐसा सोचते वक्त अपना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देखना बिल्कुल मत भूलना बच्चे, ये बहुत बड़ी मेजर गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेशेंट लोड की। अब पेशेंट लोड मतलब कि एक्सपोजर कैसा है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं जिनके भी रैंक काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, बट वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपके शहर से काफ़ी दूर होते हैं जहाँ पर पेशेंट्स नहीं आते। अगर आप पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आप बातें नहीं कर रहे हो, आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, आपका जो पेशेंट फ्लो है वो ज़्यादा नहीं है, तो आपकी जो
आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब आप पूरे साल पढ़ाई करते हो तो आपको ये होता है कि एट लास्ट एमबीबीएस में कि आप अच्छे से पेशेंट को इतना ज़्यादा देख लो, समझ लो, ट्रीटमेंट कर लो कि हाँ आपको पता चल जाए कि कैसे ट्रीटमेंट की जाती है और कैसे आपकी प्रैक्टिस है थ्रू आउट योर एमबीबीएस। ठीक है, तो आपका ओपीडी और आईपीडी आपका मतलब कि इनफ्लो कैसा सही से होना चाहिए, एक्सपोजर आपका सही होना चाहिए और फैकल्टीज़ भी जो कॉलेजेस की हैं वो अच्छी होनी चाहिए जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ क्लिनिकल एक्सपोजर, मतलब कि आप जब लैब की बात करते हो, ठीक है, तो वहाँ का लैब कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग हॉस्टल्स के बारे में नहीं जानते हैं। वहाँ का जो कैंपस का हॉस्टल है वहाँ पर चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं कि नहीं, वहाँ पर मेन बेसिक नीड्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं, मेक श्योर करो। बहुत सारे बच्चे पछताते हैं कॉलेज जाने के बाद जब उनको बेसिक नीड नहीं कंप्लीट हो पाती है उनकी। तो ठीक है, तो हॉस्टल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वहाँ पर रहना है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ लैंग्वेज बैरियर की, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साउथ साइड जाते हैं, तो अगर कुछ बच्चों को लैंग्वेज बैरियर है कि वो नहीं वहाँ पर बात कर पाएंगे पेशेंट से और उनको दिक्कत होगी एमबीबीएस के टाइम पे और सीखने में दिक्कत होगी, तो वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रख सकते हैं अगर उन्हें लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो। ठीक है, एलुमनाई कांटेक्ट मैंने बता दिया कि आप जब कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो एक एलुमनाई से कांटेक्ट होना या फिर उनसे समझना कि भाई आपने ये कॉलेज में पढ़ाई की है, क्या सही है इस कॉलेज में जाना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज हो आपको उतना ज़्यादा ऊपर अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है और नए कॉलेज आपको लास्ट में रखना है अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो, क्योंकि नए कॉलेजेस को हम नीचे ही रखते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लास्ट ईयर की कट ऑफ। लास्ट ईयर कट ऑफ में अभी मैं बात करने वाली हूँ डिटेल में, तो वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद एनआरएफ रैंकिंग तो आप देखते ही हैं कि मतलब जब आपको कंपेयर करना होता है, बट कंपैरिजन ऐसे नहीं होता। एनआरएफ रैंकिंग तो एक बस फैक्टर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पेशेंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट फ्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉन्ड के बारे में जानना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फी स्ट्रक्चर, अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे गलती क्या करते हैं और वो कैसे सुधारी जा सकती है। ठीक है, सपोज करिए आपके 15,000 रैंक है। ठीक है, 15,000 रैंक है और आपने एक कॉलेज देखा। ठीक है, कोई कॉलेज देखा आपने जो कि प्रीवियस ईयर लिख रही हूं मैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर लिख रही हूं, प्रीवियस ईयर में 15,000 में ये आपको कॉलेज मिल गया था, मतलब इस वाले बच्चे को 15,000 में कॉलेज मिल गया था। और जब आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट करी तो यही वाला कॉलेज आपने उठा के सबसे ऊपर रख दिया, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ऊपर वाले जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी लास्ट राउंड्स की सीट बच जाए और वो कॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाए। अपने रैंक के ऊपर वाले कॉलेजेस तो आपको रखने ही रखने हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपके अपने वाले रैंक के तो आप तो रखोगे ही, बट हो सकता था कि आपको 12,000 वाला कॉलेज मिल जाता जो कि काफी अच्छा कॉलेज था। ठीक है, बेस्ट कॉलेज को हमें लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि जो 15,000 आपने जान लिया कि इस कॉलेज में मिलने वाला है, तो मेक श्योर करो कि 3-4 कॉलेज ऊपर लिखो आप जो कि टॉप कॉलेज हों। टॉप कॉलेज को रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप उसके नीचे वाले कॉलेज रखते जाओ। ठीक है, और लॉक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यूपी की अगर हम बात करें, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट लॉक नहीं करी तो वो आपका नहीं माना जाता। ठीक है, तो लॉक करना जैसी प्रेफरेंस लिस्ट बना दो। समझ में आई कि अपने रैंक के ऊपर टॉप कॉलेजेस तो लिखना ही लिखना। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बात कर लेती हूँ,
अगर मैं बात करूं गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है, अगर सबसे पहले बात करते हैं फीस की, जो बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, ठीक है, या जो बच्चे गवर्नमेंट की पेड सीट में जा रहे हैं, अगर वो फीस के बारे में नहीं जानेंगे और वो जान के भी प्रेफरेंस लिस्ट में गलती से उन्होंने ज़्यादा फीस वाला कोई कॉलेज लिख लिया, कोई कॉलेज डाल दिया, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाता है और फिर आपकी गलती हो जाती है भाई कि इतना तो हमारा बजट ही नहीं था और ये प्रेफरेंस लिस्ट में हमें ये अलॉट हो गया है। आप सभी को पता है कि अगर राउंड्स में हमने कॉलेज को रिजाइन किया तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके हाथ से चली जाएगी। फर्स्ट राउंड के बाद से ये होने लगता है, ठीक है। तो गलत कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम। फीस को ध्यान से देखना है। प्राइवेट की बात करूं तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों ने डीम्ड, जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बना रहे होते हो लिस्ट, आपको पता नहीं होते हैं कुछ नाम, तो आप डीम्ड कॉलेज वहां पर डाल देते हो और आपको डीम्ड कॉलेज अलॉट हो जाता है जो आपको छोड़ना पड़ता है। और बहुत सारी सर्विस बॉन्ड कह रही हूँ, बहुत सारी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी चली जाती है। अब सभी को पता है ऑल इंडिया कोटे से डीम्ड मिलता है और 2 लाख तक आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाती है, ठीक है। तो ध्यान से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है, बच्चों की फीस देखनी है, आपको डीम्ड आप कोई भी कॉलेज बीच में ना रख दो, ठीक है। और सर्विस बॉन्ड क्या है ये भी हमें जानना है, सभी कॉलेजेस का भाई सर्विस बॉन्ड क्या है, उसकी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या है, कि हम कॉलेज सही से कि बना सकें, ठीक है। और बाकी मैंने आपको रैंक का बता दिया कि रैंक वाली दिक्कत बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे एज इट इज जो है दूसरे की प्रेफरेंस लिस्ट भी कभी कभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने हिसाब से अपने दिमाग से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, तभी आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दें, मेरी टीम आपके साथ बैठे, तो बच्चों आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आपको बैच के बारे में पता है तो 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग, जिसमें इस वाले बैच में 1 प्रो काउंसलिंग के बैच में आपको 11K का बैच मिलेगा, जिसमें 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड होगा। 1-to-1 काउंसलर 11K में प्रोवाइड हो रहा है, बट 52% कूपन मतलब डिस्काउंट मिलेगा। क्या कोड लगाना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ MTG कोड लगाना है। MTG कोड लगाने के बाद आपको 52% डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बेस्ट बैच यहीं पर है जिसमें आपको 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड किया जाएगा, सारे के सारे डाउट्स वहां पर सॉल्व होंगे। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और ताकि आपकी काउंसलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा इजी। थैंक यू।